बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि CSS PMS का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि टाइम कम है, कवर नहीं हो रहा, दिस एंड दैट। आपको सिर्फ एक काम करना है, सब कुछ हो जाएगा। आपके टाइम में बरकत भी होगी और आप कवर भी कर सकते हो अपना सिलेबस। इवन कि पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कभी किसी काम की वजह से मुझे अगर मॉर्निंग में क्लास लेनी पड़ जाए तो आधे स्टूडेंट्स गायब होते हैं। उनसे वजह पूछो तो कहते हैं कि हम उठते ही 12-1 बजे हैं। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपका हर दिन, आपका हर घंटा, आपका हर मिनट, आपका हर सेकंड ये डिसाइड करता है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। आप अगर अपनी नींद से नहीं जीत सकते ना, तो अपने ख्वाब कभी पूरे नहीं कर सकते हो। तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, टाइम भी मैनेज होगा, टाइम में बरकत भी होगी, बहुत सा सिलेबस कवर होगा, बहुत से टॉपिक्स भी कवर होंगे, टेंशन भी नहीं होगी। सो थिंक अबाउट दैट। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया, कब आया? इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन जून 8th 1962 बाय अयूब खान। अयूब खान ने इसको दिया कब? 8 जून 1962 में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले रिटन फॉर्म। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिटन फॉर्म में था। इट वॉज ऑल्सो रिटन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी रिटन ही था। एंड इट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, कंप्राइजिंग ऑफ 250 आर्टिकल्स। देखें, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो कोडिफाइड होता है और उसमें आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 250 आर्टिकल्स हैं। देन प्रीअम्बल का मतलब क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। मैंने 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीअम्बल को बहुत इलेबोरेट किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखें, क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी होती हूँ और स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे होते हैं। सो प्रीअम्बल का मतलब होता है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव? पाकिस्तान का एक क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, मतलब कि करारदाद मकासद था, उसमें पाकिस्तान के बेसिक प्रिंसिपल्स थे। उन प्रिंसिपल को प्रीअम्बल कर दिया गया किसमें? 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंक्लूडेड एज अ प्रीअम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऐड कर दिया गया। नंबर 3, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1962 में किस तरह की गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया? Instead of federal system, presidential form of government was introduced for the first time through the constitution, through this constitution, which meant extensive power for the president. 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफा फेडरल सिस्टम की बजाय प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया एक मुल्क में। इसका मतलब होता है कि ज्यादा पावर किसके पास आ गई है? प्रेसिडेंट के पास आ गई है। देखिए, पाकिस्तान में जितने भी डैम बने वो इसी दौर में बने, मतलब अयूब खान के दौर में बने। इट्स मीन जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। इसके अलावा जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुए। इसके अलावा जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वो भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हुई। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुल्क के लिए कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 4, नेशनल लैंग्वेज। उर्दू एंड बंगाली वर रिकॉग्नाइज्ड एज द 2 नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। 1962 के आइन के मुताबिक बंगाली और उर्दू दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि उस वक़्त बंगाल पाकिस्तान का एक हिस्सा था, हम इकट्ठे थे, इसलिए बंगाली को भी नेशनल लैंग्वेज का हिस्सा बना दिया गया। देन नंबर 5, यूनिकैमरल पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
Like 1956 constitution, it also adopted single house parliament called national house. The senate didn't exist under the new constitution. अगर आपको याद हो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूनिकैमरल पार्लियामेंट था, मतलब कि वन हाउस पार्लियामेंट था, मतलब कि सिर्फ नेशनल असेंबली थी, सेनेट नहीं था। तो 1962 में भी क्या था, नेशनल असेंबली थी, सेनेट नहीं था, वन हाउस पार्लियामेंट था। देन नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनने। बेसिक डेमोक्रेसीज, a new system of basic democracies were introduced. Indirect election system was adopted in this constitution of 1962. Certain fundamental rights were given. ये बहुत ही important sentence है। Certain fundamental rights were given. कौन कौन से राइट्स दिए गए? असेंबली का राइट्स दिया गया और एसोसिएशन राइट। असेंबली का राइट मतलब होता है कि कोई भी सियासी जमात अपना जलसा नहीं कर सकेगी। एसोसिएशन राइट होता है कि कोई भी सियासी जमात नहीं बन सकेगी। इसका मतलब है कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉलिटिकल राइट्स को बैन कर दिया गया। नंबर 7, नेम ऑफ द कंट्री। The Constitution of 1962 declared the Republic of Pakistan as the country name. 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का नाम क्या होगा? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 1956 में पाकिस्तान का नाम क्या था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन 1962 में इस्लामिक का वर्ड हटाकर पाकिस्तान का नाम क्या रख दिया? रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन फिर क्या हुआ? लोगों ने रिएक्शन दिया, लोगों ने एहतजाज किया और फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का नाम दोबारा क्या रख दिया गया? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। और आज भी पाकिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। नंबर 8, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It was one-man constitution. The authority of appointment and transfer of judges rested in the president. Moreover, both Supreme Court and the High Courts couldn't start proceedings of case on their own. 1962 के आइन के मुताबिक नो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, हमारी जो जुडिशरी थी वो इंडिपेंडेंस नहीं थी। सो नो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी से रिव्यू की पावर ले ली गई और ये कह दिया गया कि कोई भी आइन, कोई भी लॉ अगर प्रेसिडेंट पास कर दे बस वो पास हो गया, उस पर कोई भी जज रिव्यू नहीं कर सकता। तो एक तरह से ये क्या था? एक तरह से ये वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। हमारी जुडिशरी को भी आज़ादी हासिल नहीं थी। नंबर 9, propagation of Islamic way of life. This constitution promised to propagate an Islamic way of life in Pakistan so that Muslims could proceed with their lives according to Holy Quran and Sunnah. तो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है। कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना अलाउ था। लेकिन नंबर 10, लैक ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस, ठीक है। लेकिन कुछ पॉइंट पे नज़र आया कि इस्लामिक प्रोविजंस की कमी है। जैसे कि अगर एक प्रेसिडेंट चेंज होता है तो उसकी जगह एक नया प्रेसिडेंट आ सकता है, लेकिन उस वक्त ये भी अलाउ था कि स्पीकर जो सा होगा एक मुल्क का वो नॉन मुस्लिम हो सकता है, जबकि ये एक्सेप्टेबल नहीं था। देन नंबर 11, एलिमिनेशन ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस। इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑल दोज प्रैक्टिसेस विच वर कॉन्ट्रेरी टू द शरिया सच एज गैम्बलिंग, अडल्ट्री, प्रोस्टिट्यूशन, इंटॉक्सिकेशन, इंटरेस्ट would be eliminated from society. अब क्या होगा? इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि कुरान सुन्नत के खिलाफ हों, जैसे कि जुआ,
अडल्ट्री जैसे कि जना, प्रोस्टिट्यूशन जैसे कि जिस्म फरोशी, इंटॉक्सिकेशन जैसे कि नशा, एंड इंटरेस्ट मीन्स सूद, ये सब मुल्क में अलाउ नहीं था। यहाँ पे आप एक सेकंड के लिए रुकें और सोचें, क्या आज हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें हैं या नहीं हैं? डेफिनेटली हैं, जबकि हमारे आइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये नहीं अलाउ, लेकिन उसके बावजूद हमारे मुल्क में ये हो रहा है। तो आप सोचें किस तरह एक मुल्क तरक्की कर सकता है, किस तरह एक सोसाइटी आगे जा सकती है। नंबर 12, द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी। पैरिटी होता है स्टेट ऑफ इक्वलिटी। The 1962 of parity, that is equal representation between the East Pakistan and West Pakistan, was upheld in 1962 Constitution. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क में इंडायरेक्ट इलेक्शन मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत 40,000 पीपल फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड 40,000 पीपल फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान इन्होंने वोट कास्ट किया और मुल्क के प्रेसिडेंट का इंतखाब किया। याद रहे, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने का एक पूरा क्राइटेरिया था। जो शख्स इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा था सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकता था, कोई और पर्सन वोट कास्ट नहीं कर सकता था। तो इस तरह एक इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड मुल्क में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। देन नंबर 13, एब्रोगेट इन 25 मार्च 1969 बाय याह्या खान। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्च 1969 में याह्या खान ने एब्रोगेट कर दिया और इस तरह मुल्क में सेकेंड मार्शल लॉ लग गया। सेकेंड मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड हैंडेड ओवर पावर टू आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान। और पावर किसके पास चली गई? आर्मी कमांडर इन चीफ के पास चली गई और मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लग गया। सारे पॉइंट्स अब जहन में ज़रा रिकॉल करें और सोचें कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन एक मुल्क चलाने के लिए काफ़ी था? डेफिनेटली नॉट। और इसके अलावा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिजिड था। अयूब खान ने इसको बहुत रिजिड बना दिया था। नाउ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में आपको ये बताती जाऊं कि एक मुल्क के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम हुकूमत बेहतर रहेगा। लेकिन ये बात आपको याद रहे कि इस टाइम बरतानिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इससे हमें क्या नजर आता है कि जितना भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितनी भी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें नजर आती है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है? हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। एक पीएम बहुत से लोगों पर डिपेंड कर रहा होता है, मतलब कि सिंगल पर्सन अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। कभी कोई पार्टी नाराज होगी, कभी कोई पार्टी नाराज होगी, कभी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। तो इस तरह क्या होता है कि सोल पावर नहीं है और इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो इतना बाइख्तियार नहीं होता। इसमें अगर आपको एक सोल पावर, एक डिसीजन पावर वाला बंदा मिल जाए सो इट्स अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई सिलेक्टेड पर्सन आ जाए आपका प्राइम मिनिस्टर बन के, तो आप समझ लें कि आपका जो मुल्क है वो आपके हाथों से निकल गया है। तो hope you understand. This is all about 1962 Constitution. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। Stay tuned and अल्लाह हाफिज।